नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पूर्व जन्म के विषय में। मतलब पूर्व जन्म में आप क्या थे, कौन से लोक से आप आए हुए हैं इस जन्म में। मतलब इस जन्म के पूर्व आप पृथ्वी लोक पर थे, स्वर्ग लोक में थे, नरक लोक में थे या फिर चंद्र लोक अथवा पितृलोक इत्यादि में थे। इसका ज्ञान हम कैसे करेंगे। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं पूर्व जन्म को लेकर के, लेकिन उन सभी वीडियो में कहीं पर भी शास्त्रीय प्रमाण उद्धृत नहीं किया गया है। आज मैं आपके सामने शास्त्रीय प्रमाणों के सहित एक ऐसा तथ्य लाया हूँ पूर्व जन्म के विषय में, जो आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व आचार्य वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ बृहद जातक में इस बात का उल्लेख किया था और उनके समकालीन अन्य आचार्यों ने भी इस तथ्य के विषय में चर्चा की हुई है। तो यह निश्चित रूप से बहुत ही प्रामाणिक है और अन्य जितने भी यूट्यूब पर वीडियो आपको इससे मिलेंगे, कोई कहता है कि लग्न से देखना चाहिए पूर्व जन्म का, कोई कहता है पंचम भाव से पूर्व जन्म के विषय को देखना चाहिए, कोई कहते हैं नवम भाव से देखना चाहिए, कोई कहते हैं शनि को केंद्र में मान करके, शनि को लग्न में मान करके पूर्व जन्म का विचार करना चाहिए। मतलब अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग आज के प्रवर्तित ज्योतिषियों ने अपने अपने मन से नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, लेकिन कहीं पर भी उनमें शास्त्रीयता नहीं दिखाई देती है। तो क्या नवम भाव से हम विचार करते हैं या शनि से विचार करते हैं या पंचम भाव से विचार करते हैं, इन सभी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे शास्त्रीय प्रमाणों के सहित कि यदि नवम भाव से हम विचार करें तो क्यों करें, क्या उसके पीछे कोई शास्त्रीयता है या कोई उसके पीछे प्रमाण है। वस्तुतः हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वह तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म के विषय को ही प्रतिपादित करता है, क्योंकि आचार्य ने कहा भी है कि यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तमसी द्रव्याणि दीप इव। जो ज्योतिष शास्त्र है वो हमारे पूर्व जन्म का पथ प्रदर्शक है। तो कोई एक भाव अथवा कोई एक ग्रह पूर्व जन्म का हमारा कारक कैसे हो सकता है। वस्तुतः समस्त ग्रह, सूर्यादि जितने भी नवग्रह हैं, वो सूर्यादि नवग्रह सभी जो है अपने अपने गुण धर्म के अनुसार पूर्व जन्म को प्रदर्शित करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पूर्व जन्म में आप क्या थे, कौन से लोक से आए हुए हैं और वर्तमान समय में जो जो आपके साथ प्रतिकूल या अनुकूल स्थितियां गुजर रही हैं उसका कारण आपका पूर्व जन्म का था। बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा होती है अपने पूर्व जन्म को लेकर के। तो हम बात करते हैं आचार्य वराह मिहिर का जो प्रमुख ग्रंथ है होरा शास्त्रम, जिसे हम कहते हैं बृहद जातक। उस बृहद जातक के 25वें अध्याय में, जिसे हम कहते हैं निर्याण अध्याय, उस निर्याण अध्याय में उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से ग्रह किस लोक का कारक होता है और उससे हम कैसे विचार करेंगे। एक जन्म कुंडली के माध्यम से भी हमने इसे समझाने का प्रयास किया है। वस्तुतः पूर्व जन्म को लेकर के मेरा एक वीडियो पहले से ही अपलोड हुआ है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन किसी ने कमेंट किया कि गुरुजी आप इसको उदाहरण दे करके समझाइए, तो इसीलिए आज मैं उदाहरण दे करके आपको इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा कि आप भी खुद अपनी कुंडली को देख करके पूर्व जन्म के विषय में जान सकते हैं। तो आपकी जो जन्म कुंडली है, आचार्य वराह मिहिर ऐसा कहते हैं कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें दो ग्रहों को आपको पूर्व जन्म के निमित्त पकड़ना है। कौन से दो ग्रह? एक पहला ग्रह है सूर्य और दूसरा ग्रह है चंद्रमा। अब देखिए, इसका कारण आप समझने का प्रयास कीजिए कि सूर्य को क्यों कह रहे हैं और चंद्रमा को क्यों कह रहे हैं। सूर्य जो है हमारा आत्मा का कारक होता है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुकश और आत्मा रवि शीतकरस्तु चेत, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में बताया गया है। तो सूर्य जो है आत्मा का कारक होता है और चंद्रमा जो है मन का कारक होता है। वस्तुतः हमारे जो भी मन में संशय रहते हैं या जो भी हम ज्ञान अर्जन करते हैं वो मन अथवा बुद्धि में ही जाकर के वो सन्निविष्ट होते हैं। तो इसीलिए सूर्य और चंद्रमा को मुख्य रूप से माना गया पूर्व जन्म के विषयों को जानने के लिए, क्योंकि सूर्य जो होता है आत्मा का कारक होता है। इसका मतलब सूर्य की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर है वह आपके पूर्व जन्म को प्रदर्शित करेगा और चंद्रमा आपके पूर्व स्मृति को प्रदर्शित करेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना पूर्व जन्म याद भी रहता है, या जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं वो पूर्व जन्म में आपको ले भी जाते हैं कि आप पूर्व जन्म में इस स्थिति में थे, आप अमुक व्यक्ति थे, आपका अमुक साम्राज्य ऐसा था। तो सूर्य और चंद्रमा को आचार्य वराह मिहिर ने पूर्व जन्म के विषय हेतु बहुत ही उपयुक्त माना है। शनि को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, आधुनिक लोग अपने अपने मत से उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ये महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं पूर्व जन्म के रहस्यों को जानने के लिए। तो आचार्य ने कहा है, निर्याण अध्याय के श्लोक संख्या 14 में आचार्य ने कहा हुआ है
कि पूर्व जन्म यदि आप जानना चाहते हैं तो सूर्य और चंद्रमा को जन्म कुंडली में देख लें कि सूर्य और चंद्रमा जन्म कुंडली में कहाँ पर है, और जो उनका बल होता है, जो ग्रहों का 6 प्रकार का बल निकालते हैं, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दृष्टि बल इत्यादि करके जो 6 बल साधन हम करते हैं, तो इन दोनों ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा में जो सर्वाधिक बलशाली ग्रह है उसको हमें ग्रहण करना है। यदि सूर्य बलशाली है तो सूर्य को ग्रहण करेंगे, चंद्रमा बलशाली है तो चंद्रमा को हम ग्रहण करेंगे। षड बल में देख लेंगे, केवल जन्म कुंडली से ही बल का परिज्ञान नहीं होता है, अनेक कुंडलियों का अध्ययन करना पड़ता है, दृष्टि का अध्ययन करना पड़ता है, चेष्टा बल का अध्ययन करना पड़ता है। तो जो षडबल चक्र आता है उसमें आप देख लीजिए कि आपका सूर्य मजबूत है अथवा चंद्रमा मजबूत है। उन दोनों को जब देख लेंगे तो उन दोनों में से जो सर्वाधिक मजबूत ग्रह होगा, बलशाली ग्रह होगा, वह ग्रह जिसके दृष्काण में बैठा है, मतलब सूर्य अथवा चंद्रमा में जो सर्वाधिक बलशाली है वो ग्रह सूर्य या चंद्रमा जिस ग्रह के दृष्काण में बैठा है जातक उस लोक से आया हुआ होता है। अब किस ग्रह का कौन सा लोक होता है तो आप इसमें समझिए, तो सूर्य और मंगल जो हैं पृथ्वी लोक के कारक होते हैं। मतलब सूर्य और चंद्रमा जन्म कुंडली में इन दोनों में से जो अत्यधिक बलशाली है वो यदि मंगल के दृष्काण में बैठा है, दृष्काण कहने का मतलब यह है कि राशि में 3 दृष्काण होते, एक राशि में 3 दृष्काण होते हैं, प्रथम, पंचम और नवम। 10-10 डिग्री का होता है, 0 से 10 तक होता है, फिर 11 से 20 तक होता है और 21 से 30 तक होता है तीसरा दृष्काण। तो सूर्य या चंद्रमा जो बलशाली हो वह जो है यदि मंगल अथवा सूर्य के दृष्काण में हो, मतलब सिंह राशि में हो अथवा मेष या वृश्चिक के दृष्काण में हो, तो जातक पृथ्वी लोक से ही आया हुआ होता है और उसकी स्मृति इस जन्म में भी कुछ न कुछ बनी रहती है और उसको अपना पूर्व जन्म स्मरण भी रहता है कि वो पृथ्वी लोक में था। ऐसा उसकी स्मृति चेतना बनी रहती क्योंकि वो इसी लोक से आया हुआ होता है, इसलिए उसकी अत्यधिक चेतना होती है और ऐसे लोग को अपना पूर्व जन्म स्मरण भी रहता है। दूसरा कहते हैं चंद्रमा और शुक्र पितृलोक के कारक होते हैं। मतलब चंद्रमा कर्क राशि और शुक्र वृषभ और तुला राशि, इन दोनों में यदि बैठा हुआ है दृष्काण कुंडली में सूर्य या चंद्रमा, तो जातक पितृलोक से आया हुआ होता है। पितृलोक जो है चंद्र पृष्ठ जो होता है, चंद्रमा का जो मंडल होता है वहीं पर पितृलोक का भी वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो पितृलोक हमारे होते हैं वो चंद्रमंडल पर ही उनका आवास माना गया। जैसे हमारा ये 5 भौतिक शरीर है उसका आवास पृथ्वी पर होता है, तो इसी प्रकार से जो हमारे पितृलोक होते हैं जो इस देह को छोड़ करके ऊर्ध्वलोक में जाते हैं, कुछ लोग पितृलोक में जाते हैं, तो वो चंद्रमा के पृष्ठ पर ही जाकर के निवास करते हैं, ऐसा शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया है। तो चंद्रमा और शुक्र यदि कारक बनते हैं तो पितृलोक से व्यक्ति आया हुआ होता है, ऐसा कहना चाहिए। पुनः बुध और शनि के दृष्काण में यदि ग्रह बैठा हुआ है तो नरक लोक से आता है ऐसा व्यक्ति जो है। यदि बुध या शनि के दृष्काण में, शनि तो वैसे ही नरक का होता है क्योंकि यमराज का भाई है, तो वो हुआ, और बुध भी लगभग वैसा ही कहा गया है, आचार्य ने वैसा ही निर्देश किया हुआ है, तो वो नरक लोक से आया हुआ होता है। अब बृहस्पति ये जो है देवलोक का होता है। मतलब सूर्य चंद्रमा में जो बलशाली हो वो यदि बृहस्पति के दृष्काण में, मतलब धनु अथवा मीन के दृष्काण में हो, तो ऐसा जातक देवलोक से आया हुआ होता है। देवलोक मतलब स्वर्गलोक भी कह सकते हैं, या शिवलोक हो गया, या विष्णु लोक हो गया, या कोई से भी देवी देवता से संबंधित जो लोक होता है उससे वो आया हुआ होता है, ऐसा कहना चाहिए। तो दृष्काण का परिज्ञान कैसे होता है तो हम बता ही दिए, 0 से लेकर 10 डिग्री तक हो तो प्रथम राशि का दृष्काण होता है, 11 से लेकर के 20 तक होता है तो पांचवी राशि का दृष्काण होता है, और 21 से लेकर के 30 तक होता है तो नवी राशि का जो होता है वो दृष्काण होता है। तो आप उदाहरण देखिए, लग्न कुंडली और ये दृष्काण कुंडली। तो लग्न कुंडली में इसके जो डिग्री है 5 राशि, मतलब कन्या राशि हो गई, एक बढ़ा करके लिया जाता है, 14 डिग्री, 16 कला मिनट जिसे हम कहते हैं आधुनिक भाषा में, और 50 विकला मतलब सेकेंड। तो ये हुआ लग्न का मान। तो हमारा कन्या लग्न आ गया। सूर्य की हम डिग्री देखेंगे 4, 6, 18, 35। तो सूर्य हुआ सिंह राशि में। अब इन दोनों में से बल देख लेंगे, सूर्य अथवा चंद्रमा जो कौन है सर्वाधिक बलशाली। तो सूर्य देखिए सिंह राशि का है, सिंह राशि मतलब वह उसकी अपनी ही राशि हुई, और चंद्रमा मीन राशि में बैठा हुआ। मीन राशि मतलब
चंद्रमा की समराशि है, क्योंकि चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता है, चंद्रमा के मित्र सूर्य और बुध होता है। तो सूर्य यहाँ पर अपने मीन राशि में बैठा है, मतलब उसकी जो सम राशि है उसमें ये चंद्रमा बैठा हुआ। तो एक दृष्टि में यदि देखेंगे तो सूर्य यहाँ पर अत्यधिक बलशाली चंद्रमा की अपेक्षा प्राप्त हो रहा है। और षटबल में भी इसको देखा गया, नवीन उदाहरण ही है, षटबल में भी देखा गया तो सूर्य ही सर्वाधिक बलशाली प्रतीत हो रहा है। तो कुंडली देख करके हमने अंदाजा लगा लिया और षटबल में देख लिया कि सूर्य और चंद्रमा में सर्वाधिक बलशाली हमारा सूर्य है। अब हम देखेंगे दृष्काण कुंडली, जिसे हम डिविजनल चार्ट 3 भी बोलते हैं, D3 भी बोलते हैं। अब उसमें हम देखेंगे कि ये सूर्य दृष्काण कुंडली में किस ग्रह के राशि में बैठा हुआ है। तो सूर्य की डिग्री देखिए 6 डिग्री है, 18 मिनट और 35 सेकेंड, मतलब 18 कला और 35 विकला। तो यहाँ पर प्रथम दृष्काण प्राप्त हो रहा है। जो ग्रह जिस राशि में रहता है, पहला दृष्काण तो उसी राशि का होता है, दूसरा दृष्काण उससे 5वीं राशि का और तीसरा दृष्काण उससे 9वीं राशि का। तो सूर्य तो यहाँ पर पहले ही दृष्काण में है, तो पहला दृष्काण उसी राशि का होता है। तो सूर्य यदि सिंह राशि में है तो पहला दृष्काण तो सिंह का ही बनेगा। तो दृष्काण कुंडली में सूर्य सिंह राशि में है। ये जो आप यहाँ पर मकर लग्न देख रहे हैं दृष्काण कुंडली का, उसका यहाँ से किया गया है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे दृष्काण में जन्म हुआ है, इसलिए यहाँ पर आया। क्योंकि मकर का कन्या यदि हम देखेंगे तो कन्या लग्न का प्रथम दृष्काण कन्या ही होगा, दूसरा दृष्काण 5वां होता है। तो देखिए 5वां यहाँ पर मकर आया, तो मकर का ये चक्र बना। सूर्य को हमने देखा तो सूर्य हमारा सिंह राशि में ही आया, पहला ही दृष्काण उसका हुआ। तो सूर्य हमारा सिंह राशि में है, मतलब दृष्काण में सिंह राशि में है। और सूर्य का लोक क्या होता है तो पहले ही बताएगा, सूर्य और मंगल का पृथ्वी लोक होता है। तो इसका मतलब ये जो जातक है जो जन्म लिया है वो इस लोक में जब आया, पृथ्वी लोक पर आया, तो इसके पहले भी वह पृथ्वी लोक में ही था। लेकिन पृथ्वी लोक में उसकी स्थिति कैसी थी, मतलब वो गरीब था या दीनहीन था या धनी था या सर्वगुण संपन्न था। तो उसके लिए भी आचार्य ने कहा है कि जन्म कुंडली में यदि वो ग्रह अच्छी स्थिति में है तो ऐसा समझे कि वह सेठ था, धनवान था, राजा था, वैभवशाली था। यदि वो ग्रह मतलब जन्म कुंडली में दोनों में जो सर्वाधिक बलशाली ग्रह है वो ग्रह यदि दुर्बल है मान लीजिए, तो दुर्बल वाला जो ग्रह है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो निर्धन था, अत्यंत संघर्ष उसके जीवन में था, ऐसा कल्पना करनी चाहिए आचार्य के मतानुसार। तो सूर्य यदि हम देखें तो सूर्य तो यहाँ पर सिंह राशि का मतलब मजबूत है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका जन्म पुनः दोबारा हुआ है वो पूर्व जन्म में भी बहुत ही अच्छे कुल में पैदा हुआ था, अच्छा संस्कार थे उसके, अच्छे गुण थे, धनवान था, ये सारा वैभव उसके पास था। तो इस तरह से हमें पूर्व जन्म की कल्पना करनी चाहिए। मान लीजिए यदि यही सूर्य धनु में होता, मतलब इसका 9वां होता तीसरा दृष्काण, तो धनु में होता, धनु का होता है बृहस्पति, तो वो देवलोक से आया हुआ होगा, ऐसा कल्पना करनी चाहिए थी। तो इसी तरह से दूसरे ग्रह से भी हम कल्पना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने शुरू में बताया था कि कोई लोग कहते हैं कि लग्न से देख लीजिए, कोई कहते हैं पंचम से देख लीजिए और कोई कहते हैं नवम से देख लीजिए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि दृष्काण कुंडली में जब भी हम देखते हैं तो उसमें प्रथम, पंचम और नवम ही तो देखते हैं, तो उसका समायोजन तो वहां पर हो गया। उसी को आधार मान करके आज के जो आचार्य लोग हैं वो कहते हैं कि प्रथम से देख लीजिए, पंचम से देख लीजिए और नवम से पूर्व जन्म का देख लीजिए। लेकिन दृष्काण कुंडली से वस्तुतः इसका विचार करना चाहिए, क्योंकि दृष्काण कुंडली में जो होता है प्रथम वही राशि होती है, वही लग्न होता है। जैसे मान लीजिए कन्या है तो यदि 10 डिग्री तक होता तो यहाँ पर कन्या ही दिखाई देता आपको, 11 से लेकर 20 तक होता तो आपको ये दिखाई देता जो यहाँ पर प्रदर्शित है आपको मकर, और यदि तीसरे दृष्काण में होता तो वृषभ का आपको दिखाई देता। तो दृष्काण कुंडली ही प्रदर्शित करती है प्रथम, पंचम और नवम के सिद्धांत को। तो जो लोग इसका आश्रय लेते हैं वो अप्लाई करते हैं इस कुंडली पर, मतलब जन्म कुंडली पर अप्लाई करते हैं। वो भी हो सकता है अपने अपने मत के अनुसार, वो भी हो सकता है, लेकिन सर्वाधिक सत्य और शास्त्रीयता की हम बात करें तो दृष्काण कुंडली से ही उसका विचार करना चाहिए। तो इसी प्रकार से कोई भी आप कल्पना कर सकते हैं, किसी भी ग्रह को लेकर एक कल्पना कर सकते हैं कि कौन से जन्म से आया हुआ होगा, ये आप जान सकते हैं। आचार्य वराह मिहिर ने बृहद संहिता में एक और अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि गो के सदृश, मतलब गाय, वृषभ इत्यादि के सदृश
सिंह के जैसा, शेर के जैसा, चीता या गरुड़ के जैसा जिसकी मुखाकृति हो, उसका जीवन उत्तम होता है। मतलब उसके पहले वो उत्तम कुल में रहा होगा। कुछ लोग को आप देखते हैं जो फेस रीडिंग करते हैं, तो कुछ के चेहरे जो हैं शेर के जैसे या चीता के जैसे या गरुड़ के जैसे प्रतीत होते हैं, उनके आभा मंडल वैसा प्रतीत होता है, तो इसका मतलब वो पूर्व जन्म में भी वैसे होंगे। तो देखिए यहाँ पर सूर्य जो है खुद अपनी ही राशि में है, दृष्टान कुंडली में, तो इसका मतलब उसका जब हम चेहरा देखेंगे तो वो सिंह के जैसा, शेर के जैसा, उसका लगभग गुण, धर्म, व्यक्तित्व, प्रभाव निश्चित रूप से उसका वैसा ही होगा, तो वो उत्तम माना जाता है। वानर, भैंस, सूकर इत्यादि के जैसे मुख जिसका प्रतीत हो, तो इसका मतलब उसके पूर्व जन्म में वैसी स्थिति थी और वो इस जन्म में थोड़ा सा दुख, कष्ट इत्यादि भोगेगा। ऊंट, गधे जैसे जिसकी चेहरा दिखाई दे रहा हो तो वो भी अच्छा नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से पूर्व जन्म का विश्लेषण किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप भी यदि अपने पूर्व जन्म के विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सूचित करें, और ये विषय, टॉपिक कैसा लगा इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि यह शास्त्रीयता और प्रमाण युक्त बातें आपको कहीं दूसरे चैनल पर नहीं मिलेंगी।